like a Hellcat. हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं कंप्लीट एनालिसिस ऑफ बैंक पीओ, चाहे वो आईबीपीएस पीओ हो, चाहे एसबीआई पीओ हो। और एक बात मुझे आपके साथ शेयर करनी है कि अभी जो कल 20 मई को जो रिजल्ट आया है उसमें मैं पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक में एज ए पीओ सेलेक्ट हुआ हूँ। इंजीनियरिंग भाषा में बोले तो गॉट प्लेस्ड इन पीएनबी एज ए पीओ। और हमें आज की क्लास में या आज के इस वीडियो में बातचीत किस चीज़ की करनी है कि भाई हम सेल्फ स्टडी से कैसे बैंक पीओ का एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं स्मार्ट वर्क करके। इसमें हम बात करेंगे क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए आपके पास, किस तरीके से प्री एग्ज़ाम के लिए तैयारी करते हैं, किस तरीके से मेंस के लिए करते हैं, किस तरीके से इंटरव्यू के लिए करते हैं, वो सारी की सारी बातचीत हम करेंगे। तो सबसे पहली चीज़, पहला कंडीशन कि आप फॉर्म कब भर सकते हैं, तो इसके लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है वो ग्रेजुएशन की है। एसबीआई में अगर आपका एग्ज़ाम अगस्त में होता है तो उस केस में आपको उस डेट तक 31 अगस्त का, इस बार का जो नोटिफिकेशन उसमें यही है कि 31 अगस्त तक अगर आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाती है तो आप भर सकते हैं। इसका मतलब जो अभी लोग फाइनल ईयर में वो फॉर्म को भर सकते हैं। आईबीपीएस में आपको डिग्री कंप्लीशन के बाद ही वो चीज़ मिलता है। दूसरी चीज़ आती है कि एज का फैक्टर की अगर हम बात करें तो एसबीआई पीओ में मिनिमम एज चाहिए 21। एसबीआई पीओ में कितना चाहिए 21 और मैक्सिमम एज होता है 30। जनरल की बात कर रहे हैं हम। ओबीसी और बाकी सब में आपको 3 साल 5 साल का थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिलता है। और अगर हम आईबीपीएस की बात करते हैं तो वहाँ 20 से 30 है, तो 1 साल का फर्क आईबीपीएस आपको जल्दी एग्जाम देने का मौका दे देता है। अब आईबीपीएस पीओ के अंडर को क्या क्या चीज़ आती है, एसबीआई से तो हर किसी को क्लियर होगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। आईबीपीएस के अंडर हमारे बाकी जितने पब्लिक सेक्टर बैंक हैं वो सब के सब आते हैं। पीएनबी हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा, सारे के सारे जो भी आप सोच सकते हैं जो पब्लिक सेक्टर वाले बैंक हैं वो सब के सब आईबीपीएस पीओ के थ्रू रिक्रूट किए जाते हैं। तो पहली चीज हमने बात किया कि कब हम फॉर्म भर सकते हैं, तो ग्रेजुएशन वहां पे रहेगा, परसेंटेज का कोई यहाँ पे चक्कर नहीं है आपका। दूसरी चीज आपके पास क्या रहती है, परसेंटेज का चक्कर आरबीआई ग्रेड बी में होता है, उसकी बातचीत हम यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। दूसरी चीज एज वाला, वो भी आपको शायद क्लियर हो गया होगा। अभी हम बात करते हैं कि पैटर्न क्या रहता है एग्जाम को। तो मैंने यहाँ पे 3 हिस्सों में बांट दिया। फर्स्ट ये प्री के बारे में बात करेंगे, यहाँ पे मेंस, और ये अपना क्या रहेगा इंटरव्यू। तो बात स्टार्ट करते हैं। मेरा जो खुद का एक्सपीरियंस है या जो भी स्कोर्स है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा यहाँ पे। सबसे पहली चीज हम बात करते हैं प्री फर्स्ट राउंड जो है, तो फर्स्ट राउंड तो पीओ और क्लर्क सब में ही यही पैटर्न आजकल फिक्स हो गया है। तो हम अभी इन दोनों एग्जाम की बात करें तो दोनों में फर्स्ट राउंड का जो पैटर्न है वो सेम है। फर्स्ट राउंड का पैटर्न हमारे सामने यहाँ पे, इंग्लिश 30 मार्क्स, क्वांट 35 मार्क्स एंड रीजनिंग 35 मार्क्स। तो टोटल मिला के 100 नंबर का एग्जाम है और तीनों ही सेक्शन में 20-20 मिनट का टाइम है। मतलब ये है कि जैसे इंग्लिश का 20 मिनट का टाइम पूरा होगा तो वो सेक्शन वहां से फुल हो जाएगा। पहले कंपोजिट टाइम मिलता था, मतलब 1 घंटे का टाइम है, टोटल 100 सवाल होते थे, लेकिन अभी हर सेक्शन का टाइम फिक्स कर दिया गया है। तो आपको उसी 20 मिनट में 35 सवाल क्वांट के करने, 20 मिनट में 35 सवाल रीजनिंग के करने, मतलब उस तरीके से ही रहेगा। ऐसा नहीं कि यहाँ से कुछ 5 मिनट बचा लिए वो यहाँ पे लग जाएंगे, नहीं, 20 मिनट इंग्लिश को पूरा देना पड़ेगा। जल्दी कर लो या किसी भी तरीके से करो। तो टोटल मिला के 60 मिनट में 100 सवाल आपके पास आते हैं। अब बात आती है कितने सवाल करने से आदमी सेफ है। तो ये हमारे पास यहाँ पे हमने कट ऑफ की बात की प्री राउंड की। ये पहली कट ऑफ हमारे पास आईबीपीएस की और दूसरी कट ऑफ किस चीज की, एसबीआई की। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि इससे पिछले साल, ये 2019 की कट ऑफ है, 2018 में एसबीआई की कट ऑफ इससे भी कम थी। मैं आपको बता दूं जनरल की अगर बात करें तो पहले एसबीआई कट ऑफ 56 मार्क्स था प्री में 2018 के अंदर, अभी 71, 15 नंबर का उछाला है 1 साल के अंदर। थोड़ा पेपर इजी हुआ है लेकिन कंपटीशन बहुत बढ़ने लग गया है। तो आप ये समझ लीजिए अगर 2020 की बात करते हैं या फिर आगे किसी भी एग्जाम की, तो 75 यहाँ पे सेफ स्कोर बोल सकते हैं आप। 75 मार्क्स एक बच्चे को चाहिए होंगे। अभी इन दोनों को क्या एनालिसिस कर सकते हैं हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक चीज तो समझ लीजिए कि जो प्री राउंड होता है उसमें जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को कोई भी डिफरेंस आपको ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा। इसमें तो बिल्कुल ही सेम हो गई। यहाँ पे भी 71, 68.25, 68.25, तो दोनों 68.25, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलता है प्री राउंड के अंदर। तो यहाँ पे आप समझ लीजिए फर्स्ट राउंड है ये हमारा। अब ये नंबर इतने चाहिए होते हैं, कैसे हम वहां तक पहुंच सकते हैं। तो मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो यही है कि लेट अस सपोज करो कि मैं एकदम एक्सट्रीम बेकार केस लेके चल रहा हूं कि अगर आप एकदम सेफ होना चाहते हैं। मेरे स्कोर के बारे में अगर बात करूं तो मैंने दोनों ही एग्जाम इस साल दिए थे। एसबीआई पीओ में मेरा फाइनल राउंड आफ्टर इंटरव्यू सिलेक्शन नहीं हुआ और आईबीपीएस पीओ में फाइनल राउंड के बाद सिलेक्शन हो गया। मार्क्स मेरे
अप्रोक्सीमेटली दोनों ही एग्जाम में सेम थे। यहां पे अगर मैं बात करूं प्री राउंड के अंदर, प्री सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है, फाइनल रिजल्ट में उसके मार्क्स ऐड नहीं होते हैं, बस वो आपको सेकंड राउंड में पहुंचाने के लिए होता है। यहां पे अगर बात करें एसबीआई की, तो यहां पे मेरे नंबर थे 77.5, कट ऑफ था 71 का, और आईबीपीएस का जनरल कट ऑफ था 59.75, यहां पे मेरे मार्क्स थे 79.5। तो दोनों में यहां पे 77.5, यहां पे 79.5। तो मैं आपको एक ऐसा मतलब अप्रोच बताना चाहूंगा कि आप इनके ऊपर जाके तैयारी ना करें, क्योंकि ये तो बेर मिनिमम है, क्या पता कभी बढ़ जाए। एक जनरल अपने दिमाग में हमको ये रखना है कि हमको तैयारी करनी है, अगर जनरल का बच्चा है तो उसको 75 मार्क्स के हिसाब से तैयारी करना चाहिए। अभी आगे आने वाले सालों के हिसाब से 75 मार्क्स एक सेफ स्कोर हो सकता है। अब 75 तक पहुंचा कैसे जाए, तो मेरा बड़ा सिंपल फंडा है कि भैया आप इस तरीके का रूल लेके आए 30, 25 और 20। कहने का मतलब यह है कि एक सब्जेक्ट को एक्सट्रीमली स्ट्रोंग कर लेना है, एक थोड़ा सा मीडियम रह सकता है और तीसरा थोड़ा सा अगर वीक हो तो भी चलेगा। तो ये 30, 25 और 20 नंबर का मेरा थ्योरी है। मेरे केस में मेरे लिए 30 नंबर वाला क्या मतलब, मैं तो हमेशा यहाँ पे 35 में से 35 स्कोर करने का मेरा टेंडेंसी, मतलब मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ, कभी 35 में से 35 हो जाता है, कभी 33.75 रह जाता है, एक सवाल गलत हो जाता है। तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, किसी का हो सकता है रीजनिंग बहुत ही एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग हो, मेरे केस में सबसे वीकर सेक्शन यही है, अराउंड 23-24 नंबर रह जाता है, और यहाँ पे मैं कुछ ना कुछ मतलब 25 के अराउंड स्कोर कर लेता हूँ 30 में से। तो आपको अपने हिसाब से डिसाइड करना है कि भाई मैं किस तरीके से, मेरे पास क्या सब्जेक्ट रहेंगे। तो ये मैंने बात किया जनरल का। अगर बात करते हैं ओबीसी के, तो प्री राउंड में ये सेम ही रहेगा। अगर एससी और एसटी की बात करें तो वो एक काम कर सकते हैं कि यहाँ पे बस इतना सा थोड़ा सा गिरावट कर ले, उनको भी 60 नंबर के हिसाब से तैयारी करनी चाहिए। तो यहाँ पे 25, 20 और 15 तीन सब्जेक्ट है, अपने एक सब्जेक्ट को एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग बनाइए, एक थोड़ा सा वीक रह जाए तो, और अगर मैथ अच्छा कर लेते हो तो भाई आपके पास बहुत ज्यादा बेनिफिट है। सेकंड राउंड में आपको समझ में आएगा ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, और मेरे केस में तो बहुत ही ज्यादा उसने मेरे को फायदा पहुंचाया है। तो अभी के लिए बात कर रहे थे, तो हमने अभी तक प्री राउंड की बात किया, बिल्कुल आपको क्लियर हो जाना चाहिए। 35, 35, 30, इंग्लिश 30 नंबर का आता है, सब में टाइम 20-20 मिनट। और आपको जनरल का अगर बच्चा है या ओबीसी का बच्चा है तो उसको क्या करना पड़ेगा, 75 नंबर का टारगेट रख के चलना पड़ेगा। 75 में मैंने आपको एक सिंपल सा एक सजेशन दिया है कि भाई 30, 25 और 20, ऐसा नहीं है इतना ही फिक्स रखना है भाई। अगर पेपर मान लो कि किसी सब्जेक्ट में अगर 33 पहुंच गया, फिर उसमें 28 रह गए, तो कवर करो उसको, ज्यादा है तो ओवरऑल वो 75 पहुंचना है। ये एक सजेशन है कि इस तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं। ये फर्स्ट राउंड के बारे में बात कर लिया हमने। आपको कट ऑफ में भी डिफरेंस लगभग 10 नंबर का नजर आ रहा होगा यहाँ पे हर कैटेगरी के अंदर। तो आईबीपीएस में ये क्यों डिफरेंस आता है उसके बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं, क्योंकि आईबीपीएस में आपके पास 5000 पोस्ट होती हैं, 5000 पोस्ट होती है, और यहाँ पे एसबीआई के अंदर 2000 पोस्ट होती है। और पीओ का मतलब क्या है, पीओ का मतलब प्रोबेशनरी ऑफिसर होता है, या फिर अगर जनरल भाषा में अगर आपने एकदम जो नॉर्मल भाषा होती है तो उसमें अगर हम बात करें तो इसका मतलब होता है असिस्टेंट मैनेजर। तो डायरेक्टली ऑफिसर स्केल 1 भी बोलते हैं इसको। टोटल मिला के 7 स्केल तक जा सकता है इंसान, मतलब वो अपना स्केल 7 पे जनरल मैनेजर बन जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये बिल्कुल ऑफिसर्स लेवल पे एंट्री होती है, और इससे ज़्यादा एंट्री आप डायरेक्ट विदाउट एक्सपीरियंस नहीं ले सकते हैं। तो जो एकदम यंग बंदे हैं जो कॉलेज से जस्ट निकलते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप इस चीज़ के लिए ट्राई कर सकते हैं। उसमें मैंने यहाँ पे आपको ये प्री राउंड का बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, शायद आपको समझ में भी आ गया होगा, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं रही होगी। अब बात करते हैं मेंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये जो राउंड है यही आपका सिलेक्शन डिसाइड करता है। क्योंकि इस राउंड का काम यही है कि भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, 8-10 लाख लोग हैं जो फॉर्म भरते हैं, 4-5 लाख लोग उसमें से देते भी हैं, 6 लाख के आसपास। फिर उनमें से भीड़ को कम करके यहाँ पे आते हैं हम, लगभग 10 गुना बचते हैं यहाँ पे, मतलब लगभग 20,000 लोग बच जाते हैं जो सेकंड राउंड के लिए सेलेक्ट होते हैं, और यहाँ पे लगभग 50,000 लोग बच जाते हैं जो सेकंड राउंड के लिए सेलेक्ट होते हैं। तो यहाँ पे इसका काम है कि भीड़ जो ज़्यादा होती है उसको कम करना। अब यहाँ से हमारा सिलेक्शन का बेसिकली प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पे फाइनल राउंड तक आपके मार्क्स ऐड होते हैं। तो हम इसकी बात करते हैं। यहाँ पे अपने पास क्या है, एक सब्जेक्ट बढ़ जाता है, जो मैंने जीए एंड बीए लिखा है, तो जनरल अवेयरनेस एंड बैंकिंग अवेयरनेस, यानी कि जीके वाला पोर्शन आपका यहाँ पे ऐड हो जाता है, और बाकी 3 पोर्शन अपने पहले वाले रीजनिंग, क्वांट और इंग्लिश। अब इसके अंदर अगर अपन बात करें तो मैंने यहाँ पे 3 चीजें आपके सामने लिख दी। यहाँ पे 2-2 चीजें लिखी थी क्योंकि यहाँ पे मार्क्स और नंबर ऑफ क्वेश्चन सेम है, बट यहाँ पे थोड़ा खेल है, उसको समझने की थोड़ी कोशिश कीजिएगा। रीजनिंग में मैंने 45 क्वेश्चन लिखे हैं, 60 मिनट, यानी कि रीजनिंग जो मेंस के अंदर एक लंबा पेपर होता है,
क्योंकि अभी अपन आदत क्या होगी, T20 वाला सा आदत है जल्दी जल्दी चीजें करने का। मेंस के अंदर आपके पेशेंस की बहुत ज्यादा परीक्षा होती है, आपके पास बहुत लंबा पेपर होता है, लगभग 3.5 घंटे आपको बैठे रहना होता है, नॉन स्टॉप दिमाग को चालू रखना होता है। और इसमें रीजनिंग आपका जो रहता है वो 1 घंटे का सबसे लंबा पोर्शन जो रहता है रीजनिंग रहता है। 45 क्वेश्चन है, 60 मार्क्स हैं। कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, 45 के 2 पार्ट हो जाते हैं, 15 और 30। 15 × 2 30 × 1, मतलब 30 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो 1-1 मार्क्स के होते हैं, और 15 क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के होते हैं। तो टोटल मिला के 30 + 30 60 नंबर का ये होता है। तो 60 मार्क्स का आपका रीजनिंग आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। कितने मार्क्स आने चाहिए वो हम बात करेंगे बस थोड़ी देर में। क्वांट की बात करते हैं, क्वांट में आपके पास 35 क्वेश्चन होते हैं, और यहाँ पे तो और भी खतरनाक काम है भाई साहब। 25 क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के होते हैं, 10 क्वेश्चन 1-1 मार्क्स का होता है। तो टोटल मिला के यहाँ पे फिर से 25 × 2 50 और 10 × 1 10, टोटल मिला के ये भी 60 मार्क्स का है। यहाँ पे टाइम आपको लेकिन 45 मिनट मिलता है, मतलब 45 मिनट में आपको 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। सारे तो नहीं हो पाएंगे ऑब्वियसली, बात करें कितने लोग करके आते हैं जनरली। फिर इंग्लिश के अंदर 35 क्वेश्चन है, 40 मिनट 40 मार्क्स। अब इसमें फिर से वही कैटेगरी आपकी आ जाएगी, 5 × 2 और 30 × 1। और अपने पास लास्ट चीज अपने पास क्या हो गया, इसमें सिंपल हिसाब किताब भाई 40-40, और टाइम कितना है 35। अब थोड़ा सा हम बात करते हैं कि कितना स्कोर आना चाहिए, कैसे लाना चाहिए। तो मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पे आप कट ऑफ देख सकते हैं। इसमें एक चीज और है, ये सब चीज होने के बाद ये 3 घंटे का आपका एक ऑब्जेक्टिव पेपर रहेगा। टाइमिंग यहाँ पे देख रहे हो, सबको जोड़ेंगे 180 मिनट आता है, 3 घंटे का टाइम बनता है। उसके बाद आपका आधे घंटे का एक टाइपिंग टेस्ट होता है। आपके स्क्रीन पे 2 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें एक रहेगा एस्से और एक रहेगा लेटर राइटिंग, और दोनों ही एग्जाम में होते हैं। ये पैटर्न बिल्कुल सेम है IBPS और SBI में, यहां पे भी पैटर्न सेम है, बट यहां पे मार्क्स में थोड़ी कमी आती है। देखते हैं, SBI के अंदर एस्से प्लस लेटर राइटिंग आता है, 2 क्वेश्चन हो गए, 50 नंबर के आते हैं। 30 नंबर का आपका एस्से राइटिंग और 20 नंबर का आपका लेटर राइटिंग। टोटल 30 मिनट का समय मिलता है, और ज्यादा आपको लिखना नहीं होता, 300 वर्ड, लगभग 300-350 वर्ड टाइप करने होते हैं। तो टाइम का यहाँ पे कभी भी इशू नहीं आएगा, 50 नंबर का है। सेम चीज आपको IBPS में करनी होती है, लेकिन वहां पे एक डिफरेंस आ जाता है। डिफरेंस क्या आ जाता है कि वहां पे आपके मार्क्स जो है 25 हैं, मतलब आधा कर दिया गया। मतलब 15 नंबर का आपका क्या हो जाएगा एस्से, और 10 नंबर का क्या हो जाएगा लेटर राइटिंग, और टोटल मिला के टाइम यहाँ पे भी 30 मिनट। तो टोटल जो टाइम हुआ 180 मिनट, पहले पूरा ऑब्जेक्टिव पेपर और फिर ये टाइपिंग वाला अगर मिला दें तो आपके पास टोटल जो टाइम हो जाएगा वो 210 मिनट, यानी कि 3.5 घंटे आपको नॉन स्टॉप वहां पे काम करना होता है। अब बात करते हैं कितना स्कोर सेफ होता है, तो उसके लिए हमने यहाँ पे कट ऑफ की बात करी। कट ऑफ की बात करें तो IBPS में जनरल की कट ऑफ थी 71.25, इस साल की बात कर रहे हैं, और ये ऑन एवरेज यहीं पे रहती है, 74-75 तक ही रहती है। SBI कट ऑफ पहले 90 के राउंड थे, लेकिन इस साल उछल के 104.42, मतलब लगभग 105 के आसपास पहुंच गई है। और बाकी कैटेगरीज भी आपके सामने यहाँ पे लिखी हुई हैं, आप यहाँ से आइडिया लगा सकते हैं कि किस तरीके से कितना हमको तैयारी करना है। अब मैं बताता हूं कि सब्जेक्ट वाइज कितना स्कोर अच्छा रहता है और किस तरीके से उसको अचीव कर सकते हैं। तो जी ऐसी बात है कि हम क्लियरली देख सकते हैं दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रीजनिंग और क्वांट। ऐसा क्यों है कि दोनों 60-60 मार्क्स के आते हैं, आपका 120 नंबर का ये दोनों पोर्शन आते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये वो 2 चीजें हैं जो आपको सिलेक्शन दिलवाएंगी। इंग्लिश और GK वाला जो पोर्शन है वो आपको सिलेक्शन दिलवाता है। ऐसा क्यों है, बहुत ही क्लियर रीजन है कि पिछले 2 या 3 साल के अंदर बैंकिंग सेक्टर और SSC दोनों ने ही इंग्लिश का लेवल हम अपना बहुत डाउन कर लिया है। पहले इंग्लिश बहुत तगड़ी आती थी, अभी 2-3 साल से इंग्लिश का लेवल थोड़ा सा डाउन हुआ है, तो यहाँ पे स्कोरिंग की अपॉर्चुनिटी बढ़ गई है। तो यहाँ पे हमारा टारगेट आइडियली क्या होना चाहिए, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल में बताना चाहूंगा। ये मान लीजिए कि 71 की कट ऑफ, मैं IBPS के बारे में पहले बात कर लेता हूँ। अगर ये 71 की कट ऑफ है तो भाई 71 तो जस्ट आपने क्लियर किया, और अगर इसको जस्ट क्लियर करेंगे तो आप सिलेक्शन नहीं पा पाएंगे। तो आपको करना क्या होगा कि यहाँ पे क्या सेफ स्कोर है कि आपको 90+ नंबर लाने हैं। कितने नंबर लाने हैं, 90+। कितने में से एक बार बात कर लेते हैं। IBPS की अगर बात कर रहे हैं हम, तो IBPS में मैंने कहा 90 नंबर लाने 225 में से। ऐसा क्यों, 200 नंबर तक का यहाँ पे काम था और 25 नंबर का यहाँ पे काम है। अब ये 90 नंबर कैसे लाए जाएं,
तो 90 नंबर की अगर बात करें तो मैं आपको सिंपल सा एक बात बता दूं, 15 नंबर के अराउंड आपका यहाँ पे आ जाएगा। एस्से और लेटर राइटिंग 25 में से 15 नंबर के अराउंड आपका स्कोर आ जाएगा। अभी टारगेट बचा 75 का। कितने का बचा? 75 का। इन 4 सब्जेक्टों में मिला के आपको वो 75 मार्क्स लाने हैं। कैसे लाए जाए? तो बहुत सिंपल है भाई। जो स्मार्ट बच्चा है, जो इन 2 सब्जेक्ट के ऊपर कमांड करेगा, मेरे केस में ये 2 सब्जेक्ट नहीं थे जी, मेरे केस में ये 2 सब्जेक्ट थे, लेकिन मैं एक जनरल जनता की बात कर रहा हूं कि जिनको 2 सब्जेक्ट पे फोकस करना चाहिए, वो इंग्लिश और जीके वाला पोर्शन है। जीके के लिए क्या पढ़ना होता है? सिंपल अड्डा 24/7 एक ऐप है, वो एक कैप्सूल बनाता है। कैप्सूल का मतलब कि एक छोटे फॉर्मेट के अंदर लगभग 100 पेज के अंदर वो पिछले 3-4 महीने का आपका जनरल अवेयरनेस को एक जगह ले आता है। बैंकिंग की जो खबरें, दुनिया में क्या क्या चल रहा है, करंट अफेयर्स वगैरह सारी की सारी चीजें, वो आपको पढ़ के जाना, याद करके जाना बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं होता। पहली बात बता दूं, कोई उसमें मजा नहीं आता, लेकिन अब वो करके जाना होता है। और भी 2-4 ऐप हैं, वहां से भी आप ट्राई कर सकते हो। आपको वो चीज करके जानी है और ट्राई ये करना कि यहाँ पे आपको इस पोर्शन के अंदर 20+ स्कोर करें आप आउट ऑफ 40। इंग्लिश इजी हो गया है, इसलिए इसके अंदर आपको टारगेट रखना चाहिए कि 25+ अगर स्कोर कर जाओ 40 में से, क्योंकि यहां पे जितना स्कोर करोगे ना, मान लो 45 नंबर का स्कोर हो गया आपका, यहां पे 15 नंबर मैंने आपको बता दिया इधर 25 में से आ जाएगा, तो ये 60 नंबर का स्कोर हो गया। और सेफ स्कोर मैंने आईबीपीएस बताया 90+, 60 अगर यहां पे हो गया। अब इन दोनों में आपको 120 में से 30 नंबर लाने हैं। लेकिन आप कहोगे कि सर ये तो बड़ा चुटकियों का खेल है, लेकिन जिस भी आदमी ने कोई भी एक मेंस का पेपर देखा होगा तो वो मेरी बात के साथ 100% एग्री करेगा कि यहाँ पे 30 नंबर लाना भी चैलेंज है, बहुत बड़ा चैलेंज है। क्योंकि जो लेवल रहता है यहाँ पे इतना हलवी, मतलब एकदम हलवा, इतनी आसान चीजें आती हैं यहाँ पे कि आराम से आसानी से लोग 90 नंबर भी स्कोर कर लेते हैं 100 में से। और यहाँ पे लेवल एकदम अपग्रेड हो जाता है, बहुत तगड़ा लेवल आता है दोनों ही चीजों का। तो वहां पे स्कोर करना उतना आसान नहीं होता। मेरे केस में ये मेरा साथी है, बहुत तगड़ा सारथी है, जिसने मुझे दोनों ही बार 35+ दिया। आईबीपीएस में 36 नंबर था, एसबीआई में 35.5 था। तो दोनों ही बार मेरे को क्वांट ने बहुत स्कोर दिया, बट ये एक्सेप्शनल स्कोर है। अगर आपको डाउट है तो आप कहीं पे भी किसी से ही पूछ सकते हैं। आप अगर किसी को बताएंगे तो बिलीव नहीं करेगा कि यहाँ पे 60 में से 36 नंबर मेंस के अंदर, चाहे वो एसबीआई में हो चाहे आईबीपीएस में, किसी इंसान ने स्कोर किया है। तो मैं इसीलिए आपको ये बार बार ये नहीं बोल रहा कि आप क्वांट पे ध्यान दें, क्योंकि वहां पे कैलकुलेशन मैटर करती है। और मेरे केस में मेरी कैलकुलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैथ मेरा जैसा भी हो, बट कैलकुलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। उतना आप आसानी से नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैं कह रहा हूं कि यहां पे जितना कर लो, ताकि यहां पे सिर्फ और सिर्फ आपको कितने नंबर लाने पड़े? 30 नंबर लाने पड़े। अब बाकी कैटेगरीज की बात करें तो यहां से 10 नंबर आप कम मान लीजिए। यहां से आप कितने नंबर कम मान सकते हैं? 10 नंबर कम मान सकते हैं। अगर हम बात करते हैं एससी, एसटी या फिर ईडब्ल्यूएस की, ओबीसी और जनरल में मेंस तक कोई भी फर्क नहीं आएगा। फर्क फाइनल सिलेक्शन में जरूर आता है, लेकिन यहां तक कोई ज्यादा फर्क नहीं आता। और 90 नंबर मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि जितना ज्यादा स्कोर आप मेंस में कर लेंगे, इंटरव्यू में आपके ऊपर उतना ही कम बर्डन आता है। एसबीआई की भी बात करें तो एसबीआई में भैया देखो, एसबीआई के अंदर सेफ स्कोर क्या मानोगे आप? 115। कितना मानेंगे? 115। वहां पे क्या होता है, इस 50 में से 30 नंबर तो आपको आ ही जाएगा। कितना नंबर आ जाएगा? 30। इसको तो माइनस कर दीजिए, बचा कितना स्कोर? 85। तो आपको चारों सब्जेक्ट में मिलाए कितना नंबर लाना पड़ेगा? 85 मार्क्स आपको लेके आने पड़ेंगे। तो ये हमारा एनालिसिस है किस चीज का। मैंने आपसे बताया कि भाई क्या पैटर्न है मेंस एग्जाम का, और मेंस एग्जाम के अंदर मैंने आपको बता दिया ये 2 चीज बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल है, क्योंकि यहाँ का लेवल काफी हाई रहता है। वहां पे स्कोर करना उतना आसान नहीं होता। वहां पे अगर 15-15 नंबर आप स्कोर कर रहे हो तो दैट इज वेरी वेरी गुड स्कोर। तो इसलिए यहाँ पे जितना ज्यादा स्कोर कर सके इसका लेवल आसान हो गया। और ये चीज तो याद करने की भैया, बस वो 5 दिन पहले आप पढ़ लीजिए, बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, जाके वहां पे उगल दीजिए, नंबर ले लो और फिर उसको बाय बाय बोल दीजिए। लास्ट बट नॉट द मतलब सबसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब हमको ऐसा लगता है कि ये बहुत कम नंबर का है। कम नंबर इन द किस सेंस में कि जब रेशियो किया जाता है, क्या रेशियो किया जाता है कि हम यहाँ पे आपको बताएं तो आईबीपीएस के अंदर, किसके अंदर? आईबीपीएस के अंदर। अब इसको जरा थोड़ा सा साफ कर लेते हैं हम। अब फाइनल प्रोसेस को थोड़ा सा समझना ध्यान से कि क्या होती है। तो अगर हम बात करते हैं आईबीपीएस के अंदर, तो आईबीपीएस क्या करता है?
80:20 का रेशियो लेता है। और एसबीआई क्या करता है, इसको थोड़ा मैथमेटिक्स से समझने की कोशिश करना, ये क्या चीज मैं बोल रहा हूं। कहने का मतलब ये कि मैंने अभी अभी बताया कि आईबीपीएस के अंदर जो मेंस है, आईबीपीएस के अंदर मेंस जो है वो 225 मार्क्स का होता है, उसको स्केल डाउन करके 80 मार्क्स पे लाया जाता है। कहने का मतलब क्या है, मेरे इस बार एसबीआई आईबीपीएस में 100.25 मार्क्स थे। कितने थे? 100.25 मार्क्स। मेरे मार्क्स को डिवाइड किया जाएगा 225 से और इनटू किया जाएगा 80। जब इसको सोल्व किया गया तो ये आया था 35.64। इसका मतलब क्या हुआ कि 225 में से तो मेरे मार्क्स थे 100.25, लेकिन जब उसको स्केल डाउन किया गया तो मेरे मार्क्स बन गए 35.64 आउट ऑफ 80। तो यानी कि 80% वेटेज जो है वो किसको दिया गया? 80% वेटेज दिया गया मेंस को। किसको दिया गया? मेंस को। और 20% वेटेज दिया गया इंटरव्यू को। किसको दिया गया? इंटरव्यू को। इंटरव्यू कितने नंबर का होता है आईबीपीएस में? 100 मार्क्स का। 100 मार्क्स का इंटरव्यू होता है। अब इसका मतलब यहां पे तो 20 है। कहने का मतलब क्या है कि मेरे मार्क्स आए इंटरव्यू के अंदर 72। कितने में से? 100 में से। लेकिन अपने को चाहिए किस में से थे? 20 में से। किस में से चाहिए थे? 20 में से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पे अगर डिवाइड बाई 5 हुआ तो यहां पे भी डिवाइड बाई 5 होगा, मतलब कितना हो जाएगा? 14.4। 14.4। तो अब अगर यहां पे ध्यान दें तो इस तरीके से मेरा स्कोर ये हुआ। अब दोनों चीज को अगर ऐड कर देंगे तो यहां पे 100 में से 50.04, 50.04 ये चीज यहां पे रही है। तो यहां पे आप एक चीज देख सकते हैं कि फाइनल कट ऑफ जो गया है आईबीपीएस में जनरल का 44.44 गया, और मेरा स्कोर इस तरीके से जब स्केलिंग करने के बाद, स्केलिंग का मैंने तरीका बता दिया, मेंस के नंबर जितने भी आएंगे उसके लिए ये फॉर्मूला लगेगा। ये आपके मार्क्स हैं, डिवाइड बाई 225 इंटू 80 ये हमेशा रहेगा। ये जो भी आपका बनेगा स्कोर, प्लस में इंटरव्यू वाले, ये इंटरव्यू का तरीका मैंने आपको बताया। यहां पे ये आपका फाइनल, तो फाइनल स्कोर के बेस पे आपका सिलेक्शन और नॉन सिलेक्शन, ये आपका कट ऑफ दिया गया, ये आउट ऑफ 100 मार्क्स है। यहां पे आप देख सकते हैं कि थोड़ा डिफरेंस क्रिएट होना स्टार्ट हो गया बाकी सबके अंदर। तो ये जो डिफरेंस है उसके हिसाब से आपके थोड़े कम मार्क्स भी होंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। अब एक और बात एसबीआई की अगर करें तो एसबीआई में जो रेशियो रहता है वो क्या रहता है अपने पास? 75:25। इसका मतलब क्या है जरा समझने की कोशिश कीजिए। एसबीआई में मेरा स्कोर था 114। कितना था? 114। कितने में से? 250 में से। अब उसको किस स्केल पे लेके आना है? 75। किस स्केल पे लेके आना है? 75। तो कैसे आएगा? 3, मेरे मार्क्स थे 34.2। और इंटरव्यू के, ये मैंने किसका तरीका बताया आपको कि आप मेंस के मार्क्स कैसे कर सकते हैं। ये बात करते हैं इंटरव्यू की। तो इंटरव्यू आपका कितने नंबर का है? यहां पे 50 मार्क्स का। और ध्यान रखें आईबीपीएस सिर्फ और सिर्फ आपके पास इंटरव्यू है, लेकिन एसबीआई के अंदर आपका जीडी प्लस इंटरव्यू है। 20 नंबर का जीडी होता है और 30 जीडी का मतलब ग्रुप डिस्कशन, और 30 नंबर का होता है इंटरव्यू। टोटल 50 नंबर का है, लेकिन हमको किस रेशियो में बांटना है? 25। तो कहने का मतलब क्या है कि मेरे 50 में से मार्क्स थे 34, 16 प्लस में 18, तो 25 में से कितने हो जाएंगे? वो 17। तो यानी कि यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं अपने मार्क्स? मैंने आपको बताया 34.2 बना था मेरा, आउट ऑफ कितना? 75। यहां पे 17 बना, कितने में से? 25। तो 100 में से 51.2। तो मेरा स्कोर यहां पे 50.04 बना 100 में से। ये आईबीपीएस का स्कोर है। ये किसका स्कोर है? एसबीआई का। बट एसबीआई में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। रीजन बीइंग कि पिछले साल तक उसका कट ऑफ, पिछले साल तक कट ऑफ जो था वो 50 के अराउंड रहता था। मैं बड़ा श्योर था कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन अचानक 4 नंबर का उछाल यहां पे आया 54, और मेरे नंबर थे 51.2। रीजन बीइंग इन दोनों के कट ऑफ में डिफरेंस 10 नंबर का। ऐसा क्यों है? क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स जो हैं उसके डिफरेंस की वजह से ऐसा हो रहा है। नंबर ऑफ सीट्स आपका एसबीआई में 2000 है, तो उसमें जनरल की 800 सीट रहती हैं, और अगर यहां पे बात करें तो आपके पास लगभग 5000 के अराउंड सीट होती है, तो 2000 के अराउंड आपका वहां पे लगभग 40% जनरल की सीट रहती हैं। तो यहां पे 2000 सीटें आपके पास जनरल अकेले की हैं आईबीपीएस में, और यहां पे एसबीआई में टोटल सीट 2000 है। तो नंबर ऑफ सीट्स की वजह से वो आपका, क्योंकि पेपर के लेवल में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। दोनों ही पेपर काफी अच्छे होते हैं, टफ होते हैं, आसान बिल्कुल ही कहेंगे हम। बस वो थोड़ा सा जो कट ऑफ का डिफरेंस है वो मेनली ड्यू टू नंबर ऑफ
सीट्स। तो फाइनली अगर मैं आपको एक मतलब बताना चाहूँ कि मेरी जर्नी में मैंने क्या किया, मैंने सेल्फ स्टडी किया है। अड्डा 24/7 को मैंने बहुत अच्छे से यूटिलाइज किया है। वहां पे डेली क्विज़ेज आती हैं आपके, उसको आप बहुत अच्छे से करें। दूसरी चीज, पेशेंस रखें और बिल्कुल भी ऐसा होप लूज नहीं करें कि भाई अब ये नहीं हुआ तो मेरे जीवन में अब कुछ नहीं बचा। मतलब ऐसा नहीं कि मैंने कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल कर ली है, लेकिन फिर भी ये मेंटेन रखना ही बड़ी बात है। मतलब मैंने अपने स्कोर को बहुत ज्यादा डाउन नहीं जाने दिया, क्योंकि मैं जानता हूं कि एसबीआई में बहुत अच्छे अच्छे लोग निकल चुके हैं। अब कंपटीशन मेरे लिए थोड़ा सा आसान है, और फायदा ये कि इस कट ऑफ से इतने अच्छे नंबर हैं, ऊपर +5 बहुत ज्यादा है ये। तो अब ये होता है कि इसका आपको जॉब प्रेफरेंस में बहुत फायदा मिल जाता है। आपको जोन अपने हिसाब से थोड़ा सा, आपकी रैंक जो है वो थोड़ी सी अच्छी बन जाती है, तो उसमें आपको जोन सेलेक्ट करने में थोड़ी सी आसानी रहती है। तो बात यही है कि भाई इंटरव्यू के अंदर मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूं। मतलब लोग आपको बोलेंगे कि भैया ऐसा होता है, लैंग्वेज का बहुत इश्यू होता है, ये होता है। मैं एक बात आपको बिल्कुल फ्रेंकली बताना चाहूंगा, लैंग्वेज का कभी भी कोई इश्यू नहीं है। मैंने दोनों ही इंटरव्यू में, चाहे यहां पे तो जीडी भी था, मैंने एक भी अक्षर इंग्लिश का इंटेंशनली यूज नहीं किया। मतलब वो फ्लो में निकल गया वो तो ठीक है, लेकिन मेरा नाम चिराग सांगवान, मैंने अपनी स्कूलिंग यहाँ से की, मैंने अपनी ग्रेजुएशन यहाँ से की। हर अब ग्रेजुएशन ही बोल रहा हूँ मैं, लेकिन ऐसे नहीं कि मतलब फॉर्मेलिटी के लिए माय नेम इज चिराग सांगवान, ऐसा बिल्कुल भी मैंने कहीं पे भी नहीं किया है। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि वो आपका मेन तौर पे कैरेक्टरिस्टिक जो है आपके अंदर, कॉन्फिडेंस है कि नहीं, लीडरशिप स्किल है कि नहीं है, ये सब चीज चेक होती है वहां पे। ना तो आपकी नॉलेज चेक होगी, आप क्या सिचुएशन को सही तरीके से हैंडल कर पाते कि नहीं कर पाते, लैंग्वेज वहां पे मैटर नहीं करता। जो भी चीज है, आप कॉन्फिडेंस वहां पे बहुत मैटर करेगा। और कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस की थिन लाइन, उसको कभी भी क्रॉस नहीं करना है। वहां पे बिल्कुल आपको नॉर्मल तरीके से हर चीज का कॉन्फिडेंटली आंसर देना है। क्योंकि मैं यहां पे ऐसा नहीं कि मैंने कोई बहुत बुरा परफॉर्म किया था, तो ऐसा होगा आपके साथ कि कोई एग्जाम अगर क्रैक नहीं होता है तो बिल्कुल भी डिमोरलाइज होने की जरूरत नहीं है। अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करें, चीजों को सीखते रहें। वो तो आपको एग्जाम क्रैक होने के बाद, जॉब के बाद भी, रिटायरमेंट के बाद भी, इवन आपको लर्निंग कभी नहीं छोड़नी चाहिए। लर्निंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज। और एनालाइज करो चीजों को। ये चीजें मैं ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ आज आपके इसके लिए प्रिपेयर कर दिया, मेरे दिमाग में ये एक पिक्चर है। मुझसे कभी भी पूछा जाएगा तो मैं 35, 30, 20, 20, 20 इधर बता सकता हूं। उधर का मुझे पूरा काफी कॉम्प्लेक्स है, वो इतना आसान नहीं है। अगर बात करें रीजनिंग में 45 सवाल हैं, वो अभी साफ हो चुका है, लेकिन आप दोबारा से अगर आप स्क्रीनशॉट लिया तो देख सकते हैं कि वो अपने पास 45 क्वेश्चन थे, क्वांट में 35 क्वेश्चन थे, इंग्लिश के अंदर 35 क्वेश्चन थे, और जीके के अंदर 40 क्वेश्चन थे। टाइमिंग उनका अलग अलग है। आपको अपने दिमाग में बिल्कुल प्रिपेयर्ड रहना है कि भाई मुझे करना क्या है, एक एक चीज, कितना स्कोर किधर चाहिए, उस हिसाब से आप कभी भी रिलैक्स नहीं होना। ऐसा नहीं कि भाई मैंने यहाँ पे बताया था कि भाई 75 क्वेश्चन कर दो आप सेफ हो, बिल्कुल नहीं भाई। अगर पेपर में आपको लग रहा है कि 90 कर सकते हो, 95 कर सकते हो। ईपीएफओ का एग्जाम है, उससे कट ऑफ गया 94.75, आरबीआई कट ऑफ 95+ है आउट ऑफ 100। तो अभी कुछ भी हम गारंटी नहीं दे सकते हैं। ये एक मैंने एक जनरल आपको आइडिया दिया है कि भाई किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। सेल्फ स्टडी से भी आप सिलेक्शन ले सकते हैं, बशर्ते आप रेगुलर रहें, अच्छे से पढ़ें और टेस्ट बहुत ज़्यादा दें। जितने ज़्यादा टेस्ट हो सकते हैं उतने ज़्यादा टेस्ट आप दें। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, खेलते रहिए और सीखते रहिए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज लर्निंग। तो बाकी मैं बहुत खुश हूं भाई।